हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो उत्तराखंड की नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो उत्तराखंड में जो भी आपके नर्सिंग कोर्सेज हैं और जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और एएनएम जेएनएम जितने भी कोर्सेज हैं जिसकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट तो हो चुकी है बट रजिस्ट्रेशन अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं जो आपको आगे फॉलो करने होंगे तो वो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। एंड देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा काम की बातें होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वही जैसे जो भी आपके डाउट्स होते हैं कि सेकंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर फीस आपको कब कब देनी होगी, सीट मिलेगी तब फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जितने भी आपके सारे डाउट हैं ये वीडियो के एंड तक जो है यहाँ पर आपके सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। क्लियर है? तो आपके जितने भी कोर्सेज हैं एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल, ठीक है, तो जितने भी कोर्सेज हैं वहां पर जो भी आपकी नियम शर्तें और जो आपके महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं बता दूं काउंसलिंग का लिंक अभी मैंने 12 बजे के आसपास भी चेक किया था तो अभी तक कुछ भी एक्टिव नहीं हुआ है। तो जैसे ही एक्टिव हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और देखो पहले वीडियो देख लेना, सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग करना क्योंकि चॉइसेस एक बार अगर आपने लॉक करके सबमिट कर दी ना तो फिर वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो चॉइसेस कैसे फिल करनी है, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है कॉलेज को, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखो क्योंकि अभी लिंक एक्टिव हुआ नहीं है इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड की नहीं है। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं वीडियो बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और कोई अगर अपने आप से कर भी रहा है रजिस्ट्रेशन तो एक चीज ध्यान रखना, अगर यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो प्लीज यूपीआई को यूज मत करना क्योंकि उसमें फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो पेमेंट जब भी करो काउंसलिंग की तो वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके करना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो स्टार्टिंग में तो देखो इतना कुछ खास है नहीं, आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीजें मैंने पढ़ ली थी और यहाँ पर काउंसलिंग फीस के बारे में मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म आपको कर चुका हूँ कि एएनएम जेएनएम की 1000 रुपए काउंसलिंग फीस रहेगी और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी 1500 रुपीज रहेगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी फीस है काउंसलिंग की फीस ये नॉन रिफंडेबल है यानी कि एक बार आपने पे कर दी तो ये आपको वापस नहीं दी जाएगी, क्लियर है। और उसके बाद जो है यहाँ पर वही सब चीजें लिखी हैं कि आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही जो है आपको यहाँ पर सीट वगैरह मिलेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है 13th वाले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से काम की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो लिखा है इसमें कि अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम या द्वितीय चरण की काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर संबंधित संस्थान में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग जो भी होगी उसमें जो भी आपको सीट मिलती है तो सीट मिलने के बाद जो फॉर्मेलिटीज होती हैं औपचारिकताएं, ठीक है, फॉर्मेलिटीज जो होती हैं मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये सब चीजें होंगी वो आपको वहां पर जाके करवानी होगी जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला होगा, ठीक है। तो वो जब आप करवा लोगे एंड उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से वेरीफाई हो जाएंगे तभी आपको वहां पर से एडमिशन दिया जाएगा। अन्यथा की दशा में उस आवंटित सीट विशेष को रिक्त मानते हुए आगामी काउंसलिंग चरण में पुनः सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि मान लो किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई, वो नहीं गया रिपोर्टिंग के लिए या एडमिशन लेने नहीं जाता है, या फिर क्या होता है आप एडमिशन लेने जाते हो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पाई जाती है जिस वजह से वो अगर आपको सीट नहीं देते तो क्या होगा कि आपकी जो सीट है जो आपने छोड़ी होगी या आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया होगा तो वो सीट नेक्स्ट राउंड में चली जाएगी, ऐसा सोचकर कि वो सीट खाली रह गई है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए वो सीट आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में बोर्ड द्वारा उसको आवंटित हुई सीट पर निर्धारित समयावधि अंतर्गत प्रवेश नहीं लेता है तो उसे द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा और जो कॉलेज उसे मिला है वो उस पर जाकर एडमिशन नहीं लेता तो क्या वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इसके बाद यहां पर इन्होंने ये लिखा है
कि आपको जो है पुनः पंजीकरण करना होगा, यानी कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली है उसको आप छोड़ देते हो, वहां पर जाके आप एडमिशन नहीं लेते, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन दोबारा रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। परंतु इस हेतु उसे पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी, सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन दोबारा से रजिस्ट्रेशन करोगे और दोबारा से आपको फीस पे करनी होगी, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे सेकेंड राउंड में, ठीक है। उसके बाद 14 पॉइंट है, यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अंतर्गत संबंधित आवंटित सीट में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है, तो उसे द्वितीय चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन हेतु सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। इस हेतु अभ्यर्थी को अतिरिक्त पंजीकरण धनराशि जमा नहीं करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में मान लो आपको सीट मिल जाती है, सीट मिलने के बाद आप वहां पर रिपोर्टिंग कर लेते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप वहां पर उस सीट पर एडमिशन ले लेते हो, और आप ये चाहते हो कि सेकेंड राउंड में भी मैं पार्टिसिपेट करूं ताकि मेरी सीट अपग्रेड हो जाए। मान लो किसी को जो है ऐसा कॉलेज मिल गया कि मतलब उससे वो सेटिस्फाइड तो है, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, सेटिस्फाइड तो है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे इससे और अच्छा जो है अगले राउंड में कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट करने के लिए उसको सेकेंड राउंड में फिर कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होगी, ठीक है। डायरेक्टली आप सेकेंड राउंड में रजिस्टर कर सकते हो, और फीस आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपको दोबारा से पे नहीं करनी होगी अगर आप सीट अपग्रेडेशन के लिए जाते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग हर कैंडिडेट को जिसको भी फर्स्ट राउंड में जो भी सीट मिलती है, अगर मान लो उसकी मन चाहे 100% सेटिस्फेक्शन वाली सीट मिल गई, जैसे मान लो पहले नंबर पे आपने हल्द्वानी डाला या पहले नंबर पे देहरादून डाला, तो मान लो अगर आपको वो मिल गया तो आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, तो आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की नीड ही नहीं है। बट कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, मेरे को इससे और अच्छा चाहिए, तब आप सेकेंड राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि उसकी कोई भी अलग से फीस आपको नहीं देनी होगी, ठीक है। लेकिन कब होगा ये? जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली है वहां पर जाकर आप अपना एडमिशन करवा लेते हो, उसी केस में आपकी फीस नहीं लगेगी। अगर नहीं करवाते, सीट छोड़ देते हो, तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो तथा वे द्वितीय चरण काउंसलिंग में सीट आवंटन की कार्यवाही में नियमानुसार सम्मिलित होकर उक्त आवंटित संस्थान को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति होगी। परंतु उक्त सीट आवंटित की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी को, ठीक है, ये जो कोर्सेज लिखे हैं ये जितने भी हो गए की मेरिट एवं द्वितीय चरण में उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, मतलब सीट अपग्रेड आपकी जो है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग होगी, और बाकी जितनी वैकेंट सीट रह जाएंगी सेकंड राउंड में उसके अकॉर्डिंग होगी। तो बस इस पॉइंट का यही मतलब था। उसके बाद है, एक बार पूर्व आवंटित सीट को अपग्रेड कर यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दी जाती है, तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा, और उसकी जो रिक्त सीट है काउंसलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, जो भी सीट अपनी अपग्रेड करवाता है सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में मान लो अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है, तो फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला हुआ था वो ऑटोमेटिकली आपकी वो वाली जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि फर्स्ट राउंड में हमें जो सीट मिली थी, मान लो हमने सेकंड राउंड में अपग्रेड करवाया और सेकंड राउंड में हमको कुछ नहीं मिला, ठीक है, दोबारा से अपग्रेड हमारी सीट नहीं हुई या वापस से जो है वही मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा? क्या हमारी पहली वाली सीट चली जाएगी? तो नहीं जाएगी, ठीक है। पहली वाली सीट सिर्फ उन्हीं की जाएगी जिनकी सेकंड राउंड में अपग्रेड होगी। अगर मान लो आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करवाते हो और वो अपग्रेड नहीं हो पाती है, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट वाली सीट वैसी की वैसी आपके पास ही रहेगी, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अंतर्गत संबंधित आवंटन संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो उसे द्वितीय चरण की काउंसलिंग में, ठीक है, तो ये वही सेम चीज इन्होंने दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दी कि वही फर्स्ट राउंड में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको फीस जो है दोबारा से पे करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ये लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में उपरोक्त बिंदु में उल्लिखित विवरण अनुसार शुल्क जमा कराकर अपनी पंजीकरण करवा चुका है और वह द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा, ठीक है।
तो मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो है जैसे आपने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, और मान लो कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्या होगा, लेकिन सेकंड राउंड में आपकी कोई भी फीस एडिशनल नहीं जाएगी, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट जो है फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हर राउंड में आपकी अलग अलग फीस आपको नहीं देनी होगी। क्लियर है। उसके बाद है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया गया तथा वह द्वितीय चरण काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहता है, तो वह द्वितीय चरण की काउंसलिंग में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकरण शुल्क जमा करवाकर सम्मिलित हो सकता है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटन द्वितीय काउंसलिंग चरण विशेष में, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट नहीं करा तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में वो डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकता है रजिस्ट्रेशन करवा के, लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो आपको सीट अलॉट होगी वो जितनी खाली सीटें बची होंगी सेकंड राउंड में उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग मिलेंगी। क्लियर है। और उसके बाद है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आपका जो एडमिशन है वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है और देख लेता हूं कोई और इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो इन्होंने एक 23rd पॉइंट लिखा है कि प्रत्येक काउंसलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से निम्नानुसार अपना ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए अपनी नवीन चॉइस दर्ज यानी कि लॉक करानी होगी, अन्यथा की दशा में वे संबंधित काउंसलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग बार बार करनी होगी। मान लो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब आप करोगे, मान लो उसके बाद आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तब भी आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी, ठीक है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करना उसका बहुत जरूरी है लास्ट डेट खत्म होने से पहले पहले। अगर आप अपनी चॉइस को लॉक नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि नीट वगैरह में क्या होता है, जैसे नीट की काउंसलिंग में चॉइसेस अगर आपने लॉक नहीं करी तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो आरक्षण संबंधी कुछ नियम लिखे हैं। तो ओबीसी के लिए तो मैंने बता दिया था कि 3 साल वैलिडिटी होती है, बाकी ईडब्ल्यूएस का देख लेना कि 6 मंथ है या फिर 1 ईयर है, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना उसको, ठीक है। जहां से भी आपने बनवाया वहां पर जाकर आप एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि उनका ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं लिखा है, ठीक है। और देखो डीपीडब्ल्यू के बारे में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट डीपीडब्ल्यू वाले भी हैं। तो यहां इन्होंने लिखा था कि 4.6 वाला जो पॉइंट है कि डीपीडब्ल्यू हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखंड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा, ठीक है। डीपीडब्ल्यू यानी कि डिफेंस पर्सोनल वार्ड, ये कोटा जो है सिर्फ उनके लिए है कि मान लो कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मतलब क्या बोलते हैं कि निवासी केवल मतलब जिनके पेरेंट्स भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन थे, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और या फिर उन मतलब अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब शहीद हो गए थे या ऐसा कुछ है, तब आपको उस केस में यहां पर डीपीडब्ल्यू का फायदा मिल पाएगा। लेकिन इसमें ये लिखा है कि वर्तमान में सेना, थल, वायु एवं जल सेना में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब अभी जिसके पेरेंट्स जो हैं अभी आर्मी में है, एयरफोर्स में है या नेवी में है, ठीक है, तो उनको डीपीडब्ल्यू का फायदा यहां पर नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ इन्होंने लिखा है। और लिखा है तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। और बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई जैसे आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ठीक है, तो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं अगर उनके भी मतलब क्या है बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनको भी ये फायदा डीपीडब्ल्यू वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है जो मेरे को आपको ये बताना था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और कुछ लिखा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी कि स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून में पोस्ट बेसिक नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश हेतु स्वीकृत कुल 33 में से 11 सीटें जो हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में कार्यरत नियमित नर्सिंग कर्मियों हेतु आरक्षित होंगी, ठीक है। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो दून में है कोर्स, उसमें 33 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 11 सीटें जो हैं वो पहले से जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उत्तराखंड में मेडिकल एम्प्लॉयज जो है, हेल्थ एम्प्लॉयज, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए रिजर्व रखी गई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है ठीक है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग यही लिखा हुआ है नेक्स्ट में भी, क्लियर है। और फिर आगे चलते हैं अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ठीक है, राज्य कोटे की सीटों एवं शुल्क विवरण,
ठीक है। तो इन्होंने देखो यहाँ पर बस एक चीज ये मेंशन करी थी कि इन्होंने जो है कॉलेज वगैरह की जो फीस वगैरह की डिटेल्स है वो इन्होंने दे दी है। बाकी आप कॉलेज में पता कर सकते हो कॉल वगैरह करके कि वहां का फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी जो चॉइसेस हैं वो फिल करनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही लिखा था और यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो और उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किए जाने के उपरांत आवंटित संस्थान में प्रवेश सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात सीट छोड़ता है, ठीक है, तो द्वारा आगामी काउंसलिंग चरण में संस्थान अपग्रेड प्रवेश होने की दशा में, तो इस दशा में उसे संबंधित संस्थान में जमा किए गए शिक्षण शुल्क में से अधिकतम धनराशि 2000 मात्र की कटौती के उपरांत शेष जमा धनराशि द्वारा वापस की जाएगी। ठीक है, मतलब आप कहीं पर एडमिशन ले लेते हो और एडमिशन उसके बाद कैंसिल कराते हो तो 2000 रुपए आपके कटेंगे और बाकी जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, बस इतना ही लिखा था इसमें और बस यही आपके इंस्ट्रक्शंस थे जो मेरे को आपको बताने थे। तो आई होप ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, बस इसमें इतना ही था जो आपको समझना था। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और साथ साथ वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।